हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि कल आप लोगों को टैक्सोनॉमी चैप्टर शुरू किया था, जिसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा था। तो इस क्लास को हम लगातार कंटिन्यू रख रहे हैं टैक्सोनॉमी, जो कि आपका एक बेसिक बायोलॉजी ही है, लेकिन आपके सिलेबस से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। तो आइए आज का क्लास शुरुआत किया जाए और आज कुछ नया सीखते हैं हम लोग। तो जैसे कि कल हमने शुरू किया था टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम वर्गीकी कहते हैं। और उसमें आपको ये बताया गया था कि वर्गीकी के जनक कैरोलस लीनियस है। और उसमें अलग अलग जीवों को बारे में बताया गया था कि जीवों को 5 जगतों में बांटा गया है, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी, एनिमेलिया, अलग अलग चीज़ें हम आपको बताए थे। तो वही सिलसिला चल रहा है और धीरे धीरे हम उसको उसी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे, और आपको सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो वर्गीकी में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिए थे। तो मोनेरा के बारे में आपको बताना था। तो मोनेरा की स्थापना किसने किया था? कॉपलैंड ने किया था। किसने किया था? कॉपलैंड ने किया था। और मोनेरा में खासकर जीवाणु आते हैं जो सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। कुछ ऐसे जीवाणु होते, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं। जीवाणु की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने किया। और जीवाणु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ए हरेनबर्ग ने 1829 में किया था। जीवाणु का मतलब होता है जीव प्लस अणु, जिसका मतलब होता है जीवित अणु। इन्हें प्रोकैरियोटिक श्रेणी में रखा गया है। तो मोनेरा को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पहला है आपका आद्य बैक्टीरिया, जिसे इंग्लिश में हम आर्की बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। इन्हें असत्य बैक्टीरिया कहते हैं। इधर है आपका यू बैक्टीरिया, जिन्हें हम शक्त बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, या फिर इन्हें हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। तो जो आद्य बैक्टीरिया होते हैं ये ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहां पर जीवन ना के बराबर हो, जहां ऐसा प्रतीत हो या ऐसा मालूम हो कि वहां पर जीवन होगा ही नहीं, लेकिन ये ऐसी जगह पर भी पाए जाते हैं आद्य बैक्टीरिया। जैसे इसमें हेलोफी है। तो ऐसे जीवाणु जो खारे जल में रहते हैं। तो नमक में बैक्टीरिया का रहना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें वो गुणन नहीं कर पाता है, लेकिन ये बैक्टीरिया खारे जल में रहते हैं। इनके अंदर इतनी टेंडेंसी होती है कि ये खारे जल के अंदर रह सकते हैं। तो ऐसे जीवाणु जो खारे जल में रहते हैं। फिर इसके बाद है थर्मोएसिडोफिलस। थर्मो का मतलब गर्म, एसिडो मतलब जहां पर एसिड हो, फिलस का मतलब उनका आवास। तो गर्म स्थानों पर रहने वाले जीवाणु को थर्मोएसिडोफिलस के नाम से जाना जाता है। जहां पर ज्वालामुखी निकलता हो या फिर जहां पर अम्ल की मात्रा हो, तो ऐसी जगह पर बैक्टीरिया का पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसी भी जगह पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो है थर्मोएसिडोफिलस। उसके बाद है मेथेनोजन। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये मेथेन गैस उत्पन्न करते हैं, है ना बच्चों। तो यहाँ देखिए मेथेनोजन, ये खासकर कहाँ पाए जाते हैं? सड़े स्थानों में। सड़े स्थानों में, नाले में, या जो भी उसमें स्मेल आती है वो इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से आता है, क्योंकि ये मीथेन गैस, यानी मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सड़े गले स्थानों में पाए जाते हैं और जंतुओं के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। जो गोबर गैस संयंत्र होता है या जो बनाया जाता है, जो गोबर गैस की सहायता से जो गोबर गैस संयंत्र बनाया जाता है, उससे प्रोड्यूस होने वाली, उससे निकलने वाली जो गैस होती है वो मीथेन होती है। क्या होती है बच्चों? मीथेन होती है, जिसका फार्मूला होता है CH4। तो ये है मेथेनोजन। लेकिन यू बैक्टीरिया को सत्य बैक्टीरिया कहते हैं। इसमें आपका जाता है माइकोप्लाज्मा, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, परपोषी जीवाणु और रसायन संश्लेषी जीवाणु। माइकोप्लाज्मा विश्व की सबसे छोटी कोशिका कही जाती है। ये स्वतंत्र अवस्था में रहने वाले जीवाणु हैं और इनके शरीर के ऊपर कोशिका भित्ति नहीं होती है और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं, जीवन जी सकते हैं। माइकोप्लाज्मा की खोज नोकार्ड और रॉक्स नामक वैज्ञानिक ने किया था।
तो माइकोप्लाज्मा के बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ स्वतंत्र यापन करने वाले सूक्ष्म जीव, ये स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं और जीवों में कई प्रकार के रोग भी तो उत्पन्न करते हैं। ये प्रजनन में समर्थ, यानी कि प्रजनन करने में समर्थ होते हैं। अब इनमें बीजाणु जनन हो सकता है, अलैंगिक जनन हो सकता है, तो ये प्रजनन करने में समर्थ होते हैं। अब यहाँ पर है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। प्रकाश संश्लेषी से पता चल रहा होगा कि ऐसे जीवाणु होंगे जो प्रकाश की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं, अर्थात ऐसे जीवाणु को हम प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया के पास, ऐसे जीवाणुओं के पास क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है, जिसके द्वारा सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उसका उपयोग भोजन बनाने में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण विधि से भोजन का निर्माण, एग्जाम्पल में जैसे नीली हरित शैवाल, या इन्हें साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में बीजीय कहते हैं। ये खासकर इनके पास क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल की सहायता से ये भोजन का निर्माण करते हैं। फिर आपके हैं परपोषी बैक्टीरिया। तो परपोषी जो बैक्टीरिया हैं बेटा, वो आपके लिए लाभकारी भी हो सकते हैं, हानिकारक भी हो सकते हैं। तो बहुत से ऐसे जीवाणु होते हैं जो आपको लाभ पहुंचाते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस के द्वारा दही का निर्माण होता है। और इसी तरह से कुछ हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जैसे टीबी या हैजा या फिर टेटनस जैसे रोग उत्पन्न करते हैं, चाहे वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो या फिर आपका क्लास्ट्रीडियम टिटैनी हो। तो ये जीवाणु बड़े ही खतरनाक होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो लाभकारी भी हैं और हमारे लिए हानिकारक भी है। तो ये बैक्टीरिया किसी न किसी जीव पर निर्भर होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अर्थात ये विषमपोषी होते हैं। रसायन संश्लेषी, कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो रसायन विधि से भोजन बनाते हैं, जो सहजीवी जीवन यापन करते हैं। वो पौधों की जड़ों में रहकर ऐसे पौधों में रहते हैं जिन पौधों की जड़ों में गांठें होती हैं ना, जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं उन सभी में रसायन संश्लेषी जीवाणु होते हैं। तो रसायन विधि से भोजन का निर्माण करते हैं, जैसे कि इसमें प्रमुख जो बैक्टीरिया है राइजोबियम है, नास्टॉक है, इसके अलावा एनाबिना है, और इसके अलावा आपका स्यूडोमोनास और एजेटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर्स, ये सभी के सभी रसायन संश्लेषी जीवाणु में आते हैं। तो ये रहा आपका यू बैक्टीरिया का प्रकार और ये रहा आपका आद्य बैक्टीरिया का प्रकार। तो जैसे कि हमने शुरू में ही बता दिया था कि बैक्टीरिया की खोज जो है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। हमारे आसपास पाए जाते हैं, ये सबसे सरलतम जीव होते हैं और इनका आकार गोलाकार हो सकता है, डंडाकार हो सकता है, सर्पिलाकार हो सकता है, कामाकार हो सकता है ना, कोकस, बैचिलस, स्पाइरल एंड कॉमाकार, यानी कॉमा साइज में हो सकता है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पर है प्रोटिस्टा, ये है हेकल जिन्होंने इसकी स्थापना किया। तो प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे जीव आते हैं जो पादप के समान होते हैं, जो पादप के समान व्यवहार करते हैं, और लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो जंतु के समान व्यवहार करते हैं। तो पादप के समान व्यवहार करने वाले, ये पादप के समान दिखने वाले जो प्रोटिस्टा हैं ये हैं। जैसे यहाँ पर दिख पा रहा होगा बेटा आपको क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनॉइड। जो क्राइसोफाइटा होता है उसमें डायटम आते हैं और डेस्मिड आते हैं। ये खासकर जो है कि जलीय प्राणी है, और इसमें जैसे कि डायटम है, तो डायटम क्या करते हैं, सबसे बड़े प्रकाश संश्लेषी हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही भोजन का निर्माण करते हैं, और इनकी जो ऊपर की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो सिलिका की बनी होती है, और यही सिलिका जब मृत्यु हो जाती है तो ये पानी के किनारे आके लग जाते हैं, जिन्हें डाई एटमी मृदा के नाम से जानते हैं। और उस डाई एटमी मृदा का प्रयोग जैसे पॉलिश बनाने में या पॉलिश के तेल के निस्यंदन में हो गया, सिरप के निस्यंदन में किया जाता है। इसके अलावा टूथपेस्ट बनाने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर डेस्मिड है, तो डेस्मिड में सुनहरे शैवाल आते हैं जो कि क्राइसोफाइटा के अंदर ही आते रहते हैं। ये ना बेटा क्या करते हैं, पानी में से गोल गोल घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये पादप के समान दिखने वाले हैं। फिर यहाँ पर आपका है डाइनोफ्लैजिलेट, ये रंग बिरंगी दिखने वाले एक प्रकार के शैवाल के समान ही होते हैं, परंतु इसमें जो गोनियोलैक्स होता है ना, ये क्या करता है कि रेड टाइड उत्पन्न करता है, जो एक तरह से पॉइजन्स होता है, जिसके कारण बहुत सारी मछलियों की मृत्यु हो जाती है, या फिर जिसमें जो जलीय जीव होते हैं और इसके पॉइजन की वजह से जीव मर जाते हैं। और गोनियोलैक्स की वजह से ही समुद्रों में क्या होता है कि रेड टाइड उत्पन्न होता है,
रेड टाइड का मतलब जैसे जो ज्वार भाटा जो उठती हैं, जो समुद्र की लहरें जो उठती हैं। फिर इसी में आपका यूग्लिना आ जाता है। यूग्लिना जैसे यूग्लिनॉइड है तो यूग्लिना आ जाता है। तो यूग्लिना को जंतु व पादप की संयोजी कड़ी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बेटा? क्योंकि ये जो है कि इनके अंदर जो है कि मतलब क्लोरोफिल होता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी भोजन का निर्माण कर लेते हैं, परंतु आवश्यकता पड़ने पर ये अपने फ्लैजला के द्वारा जंतुओं को भी उनको पकड़कर उनके द्वारा भोजन ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए इन्हें पौधों और जंतुओं के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। ये ऐसे प्राणी हैं जो जंतु भी हैं और क्या है, पादप भी है। तो यहाँ पर आ जाइए जंतु के समान दिखने वाले। जंतु के समान दिखने वाले जैसे कि यहाँ पर क्या है, यूग्लिनॉइड है, तो जंतु भी तो है, पादप भी है। लेकिन अवपंक कवक, स्लाइम मोल्ड, ये कवक के जैसे ही दिखने वाले होते हैं, जिन्हें हम स्लाइम मोल्ड के जानते हैं। खासकर पत्तियों को सड़ाने में या जंगल में जो पत्तियां गिरती हैं उनको सड़ाने में, ठीक है, सहायता करते हैं स्लाइम मोल्ड। ये हल्के से येलोविश कलर से होते हैं। अब इधर आपका है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ का मतलब क्या है? प्रोटोजोआ का मतलब है बेटा प्रो प्लस जोआ, जिसमें प्रो का मतलब होता है प्राचीन, जोआ का मतलब होता है जंतु। इन्हें हम प्राचीनतम जंतु के नाम से जानते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए प्रोटोजोआ में खासकर कैसे जीव आते हैं? एक कोष की जीव आते हैं, जिसमें आपका अमीबा है। अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। अमीबा की खोज रोजल हाफ नामक वैज्ञानिक ने किया। यह खासकर समुद्रों, नदियों, तालाबों में पाया जाता है। इसकी अलग अलग प्रजातियां हैं। तो अमीबा जो है खासकर ये समुद्रों, नदियों, तालाबों में मिलता है। इसके अलावा जो कुछ ऐसे अमीबी प्रोटोजोआ हैं जो परजीवी रूप में रहते हैं, जैसे कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जिसके कारण पेचिस नामक रोग उत्पन्न होता है। इसके अलावा आपका जो है कि एंट अमीबा जेंजेवेलिस, जो कि दांत के मसूड़ों में रहता है परजीवी के रूप में। अब इधर है पैरामीशियम। पैरामीशियम चप्पल के जैसे दिखने वाला आकार है, ठीक है। तो अमीबा का आकार जो अमीबा जो दिखता है, अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर पैरामीशियम की बात करते हैं तो जो पैरामीशियम है बेटा, तो पैरामीशियम आपको ठीक ऐसे दिखाई देता है। ये जो चारों तरफ दिखाई दे रहा है ये सीलिया है। जो पैरामीशियम है यह प्रोटोजोआ में सबसे सक्रिय जीव में माना जाता है ना बच्चों। अब यहाँ देखिए अगला है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा जो होता है ये भी एक प्रकार का परजीवी ही है जो निद्रालु रोग पैदा करता है। इसमें इसकी वजह से, इस परजीवी की वजह से जो है कि नींद बहुत आती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका वाहक जो है वो सीसी मक्खी है। तो पैरामीशियम हो गया। उसके अलावा इसमें है बेटा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है एक प्रकार से मनुष्य के बड़ी आंत के लाल रुधिर कणिका में रहने वाला परजीवी है, जो कि मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, जिसके वाहक जो है मादा एनाफ्लीज मच्छर हैं। आइए फिर आगे अब समझते हैं हम लोग बेटा कवक के बारे में। तो कवक जो है मैंने कि आपको पहले ही बताया था कि कवक जो है कि वो क्या है, मतलब कि खासकर वो देखोगे ना जो मम्मी लोग जब अचार बनाती हैं तो उसमें देखते हो ना वाइट वाइट रस्ट पड़ जाते हैं, तो वही है कवक, जिन्हें कहते हैं ना आम भाषा में क्या बोलते हो, बुकड़ी बोलते हो ना, तो वही है कवक। तो कवक एक तरह का पौधा ही है, परंतु इसके पास जो है कि क्लोरोफिल नामक जो वर्णक होता है वो नहीं पाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, तो जैसे कवक है तो कवक के अंदर पर्णहरित नहीं होता है, मतलब पर्णहरित रहित होता है, मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा। तो जब क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। अब जब फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो किसी न किसी जीव के ऊपर निर्भर रहेगा भोजन के लिए। तो ये क्या करते हैं, किसी भी कार्बनिक पदार्थ को क्या करते हैं, उनको सड़ाकर उनसे ही भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये कवक है, ठीक। कवक जो है कि कई प्रकार के रोग भी उत्पन्न करते हैं, जैसे दाद हो गया, खुजली हो गया ना। कवकों में एक खासकर कवक आता है जिसका नाम है ट्राइकोफाइटन। ट्राइकोफाइटन की वजह से रिंग वार्म हो जाते हैं, जिन्हें हम दांत कहते हैं। अब यहाँ पर थैलोफाइटा है, मतलब थैलोफाइट्स होते हैं। थैलोफाइट्स इनके जो है कि कोशिकाओं में जो इनकी जो संरचना होती है, इनके बीच में थैलस बने होते हैं, जिन्हें हम थैलोफाइट्स के नाम से जानते हैं। ये परपोषी होते हैं भाई, इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो ये भोजन लेने के लिए किसी न किसी के ऊपर निर्भर होंगे ना, तो इसीलिए क्या है, परपोषी है। तो ये जीवों को क्या करते हैं कि सड़ा गलाकर उन्हें नष्ट करके भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए इन्हें मृतोपजीवी के नाम से भी तो जाना जाता है। ऐसे जीवधारी जो सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। उसके
अंदर जो है कवक आते हैं। कवक की जो कोशिका भित्ति बनी होती है, जैसे पौधों की ऊपर की कोशिका भित्ति होती है ना, सेलुलोज की बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है, हेमिसेलुलोज की बनी होती है, लेकिन कवकों की जो कोशिका भित्ति होगी वो किससे बनी होगी? काइटिन से बनी होती है। काइटिन से निर्मित कोशिका भित्ति होती है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। जब कवक और शैवाल दोनों आपस में मिलते हैं तो लाइकेन का निर्माण होता है, और इसी लाइकेन के द्वारा लिटमस पेपर का निर्माण किया जाता है, जहाँ पर जब नीले लिटमस पेपर पर जो है कि अम्ल डाला जाता है तो उसका रंग लाल हो जाता है। ठीक है, तो इस पे अम्ल की क्रिया कराई जाती है लाइकेन पे। ठीक है, तो ये अम्ल के प्रभाव को दिखाता है या क्षार के प्रभाव को भी दिखाता है। तो ये कवक और शैवाल को मिलने से लाइकेन होता है, और ये एक प्रकार से जो है सहजीवी जीवन यापन करते हैं, जिसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं। जैसे यहाँ बेटा आप समझ लो कि जो कवक है वो मिट्टी से जुड़ा रहता है, जो मिट्टी से क्या करता है? खनिज तत्वों को, पानी को, जल को अवशोषित करता है। कवक क्या करता है? कवक के पास तो क्लोरोफिल है, तो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन का निर्माण करता है। तो कवक के द्वारा शैवाल को क्या मिल जाता है? मिट्टी से जो है कि खनिज तत्व मिल जाते हैं, जल मिल जाते हैं, और शैवाल के द्वारा जो है कवक को भोजन मिल जाता है। तो दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं? हेल्प करते हैं ना। तो यही हम लोग को भी तो चाहिए जीवन में कि हमेशा एक दूसरे की हम मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें, जो कमज़ोर है हम उसकी सहायता करें। ठीक है, तो जीवन में एक चीज़ याद रखना बच्चों, जब आपका समय बुरा हो तब आप क्या करें कि उस समय बहुत मेहनत करें, लेकिन जब आपका समय अच्छा हो जाए ना, जब आप सक्सेस हो जाओ